नमस्कार बच्चों। तो आज अपन पढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे। पूरा वीडियो में मैंने पढ़ा कि कोलिजन नंबर क्या होते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी अपन कैसे ज्ञात करते हैं। आज अपन देखते हैं मीन फ्री पाथ, इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, इसको बोलते हैं हिंदी में माध्य मुक्त पथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? माना अपन ने कि कोई पात्र है, और पात्र जैसे मान लो मैंने कोई पात्र लेता हूं, ये कोई मैंने पात्र लिया और इस पात्र के अंदर गैस के अणु भरे हुए हैं। पात्र के अंदर क्या है? बहुत सारे गैस के अणु भरे हुए हैं पात्र के अंदर। और जब ये गैस के अणु गति करते हैं ऐसे, तो चूंकि गैस के अणु सभी दिशाओं में गति करते हैं, भाई पात्र में गैस भरी हुई है और गैस के अणु रैंडम रूप से सभी डायरेक्शंस में क्या करते हैं? गति करते हैं। जब गैस के अणु सभी दिशाओं में गति करते हैं तो कुछ अणु ऐसे होते हैं जो गैस की गति करता पात्र की दीवार से टकराता है और वापस विपरीत दिशा में, दीवार से टकराया, टक्कर के बाद वापस विपरीत दिशा में लौटता है। गैस के अणु सभी दिशाओं में गति करते हैं। कुछ अणु ऐसे होते हैं जो गति करते हुए दीवार से, पात्र की दीवार से टकराता है और टक्कर के पश्चात वापस विपरीत दिशा में गति करता है। तो अपन ये कहें कि कुछ साथ ही कुछ अणु ऐसे होते हैं जो बिना आपस में टकराए ही दूरी तय करते हैं, दूसरे से दूर जाते हैं। कुछ गैस के अणु, जैसे मान लो ये गैस का अणु इधर जा रहा है, ये गैस का अणु इधर आ रहा है, तो आपस में टकराए बिना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूसरे से दूर गति करते हैं। तो कुछ अणु ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से टकराए बिना आपस में एक दूसरे से दूर गति करते हैं। तो जितनी दूरी वो गैस के अणु तय करते हैं वो दूरी कहलाती है फ्री पाथ। जैसे मान लो यहां से यहां आ गया गैस का अणु, पहले यहां था, अब ये गैस का अणु यहां आ गया, तो गैस के अणु द्वारा बिना टक्कर किए जितनी दूरी तय की जाती है वो दूरी कहलाती है फ्री पाथ, मुक्त पथ कहलाता है गैस का अणु का, जिसको अपन क्या कहेंगे? फ्री पाथ, मुक्त पथ। दोबारा समझना, देखो ध्यान से। कोई बीकर है, पात्र है, जिसमें गैस के अणु भरे हुए हैं और गैस के अणु रैंडम रूप से गति करते हैं। इसका मतलब अपन ये कहें कि गैस के अणु सभी दिशाओं में गति करते हैं। अब कुछ अणु ऐसे होते हैं जो पात्र की दीवार से टकराते हैं और टक्कर के वापस विपरीत दिशा में गति करते हैं, और कुछ अणु ऐसे होते हैं जो बिना टक्कर किए गैस में, पात्र के अंदर गति करते हैं। तो गैस के अणु द्वारा बिना टक्कर के जितनी दूरी तय की जाती है, गैस के अणु द्वारा बिना टक्कर के जितनी दूरी तय की जाती है, जैसे मान लो ये गया यहाँ यहाँ पे आ गया गैस का अणु, तो बिना टकराए जितनी दूरी तय करती है वो दूरी कहलाती है फ्री पाथ, मुक्त पथ। मतलब गैस के अणु की टक्कर नहीं हुई है, वो वैसे ही गति कर रहा है। तो गैस के अणु द्वारा बिना टकराए जितनी दूरी तय की वो क्या कहलाएगी? मुक्त पथ कहलाती है, फ्री पाथ कहलाता है। और जितनी दूरी, गैस के बहुत सारे अणु हैं तो वे सभी अणुओं का पाथ का अपन क्या ले लेंगे? औसत ले लेंगे, एवरेज निकालेंगे कि गैस के अणु द्वारा बिना टक्कर किए कितनी कितनी दूरी तय कर रहे हैं। उन सभी दूरियों का औसत क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ, मध्य मुक्त पथ कहलाता है। एक वर्ड में से बोल सकते हैं कि गैस के अणु द्वारा बिना टकराए जितनी दूरी तय करते हैं उन सभी दूरियों का औसत, मीन का मतलब मध्य कितना निकाला अपन ने, वो कहलाता है मध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ कहलाता है। वो मध्य मुक्त पथ कहलाता है। पथ का मतलब रास्ता, जहां से वो दूरी तय कर रहा है, मीन फ्री पाथ। क्लियर? तो मीन फ्री पाथ अपन बता सकते हैं। अब मीन फ्री पाथ, मध्य मुक्त पथ जो होता है, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं मध्य मुक्त पथ, तो ये क्या होता है? औसत वेग व टक्कर आवृत्ति का अनुपात से डिनोट करते हैं इसको। तो मैं यहां लिखूं औसत वेग बटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवृत्ति। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी अपन ने पूरे वीडियो में लिखा था कि टक्कर आवृत्ति, जिसको जेड से लिखते हैं अपन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसका मान अपन ने लिखा था 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन डैश का स्क्वायर वी एवरेज। ये क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ऊपर क्या है? मध्य औसत वेग
तो अपन माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मैं यहां पे लिख रहा हूं माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ बराबर औसत वेग को मैंने लिख दिया v एवरेज, ये औसत वेग बटा टक्करावर्ती का मान ये होता है, तो टक्करावर्ती का मान मैं सूत्र में रख देता हूं, तो इससे हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n डैश का स्क्वायर v एवरेज। अब v एवरेज से v एवरेज कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 बटा पाई सिग्मा स्क्वायर n डैश का स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से अपन मीन फ्री पाथ का मान निकाल सकते हैं। मीन फ्री पाथ इस सूत्र की सहायता से मीन फ्री पाथ, अगर अपन को कोलिजन फ्रीक्वेंसी का पता है और औसत वेग अपन जानते हैं v एवरेज से लिखते हैं, तो इन दोनों का अनुपात होता है माध्य मुक्त पथ, जिसको अपन इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, गैसों का द्रव। देखो गैसों को निश्चित ताप पर दाब लगा करके क्या कर सकते हैं, अपन द्रवित कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। एक निश्चित ताप पर गैसों को दाब लगा करके क्या कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं, उसको द्रव रूप में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अपन देखते ही हैं घरों में जो गैस सिलेंडर में होती है वो एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको अपन कहते हैं एलपीजी। तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लेकिन सिलेंडर के अंदर जब भरी हुई होती है तो उसको प्रेशराइज करके और उसको क्या किस रूप में रखते हैं, वो द्रवित रूप में। तो अपन को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो इसके अंदर कोई लिक्विड बना हो, जबकि रियल में वो क्या होती है, गैस होती है। और एलपीजी में किसका संगठन होता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्यतः कौन सी गैसें होती है, ब्यूटेन और एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम। ऐसे सीएनजी, इसमें 80% मेथेन होता है। आजकल तो वाहनों में और इनमें सीएनजी का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं, सीएनजी वाहन इंजन चलने लगे हैं। तो ये गैसों को अपन प्रेशराइज करेंगे एक निश्चित ताप पर और द्रव रूप में बदल सकते हैं। और इसके अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग सिद्धांत है जो अपन पढ़ते हैं। सबसे इनमें मेन मुख्य सिद्धांत है जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। तो देखते हैं अपन सबसे पहले जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन इफेक्ट। देखो जूल थॉमसन वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अध्ययन किया, बताया कि जब किसी गैस को किसी सैरेंद्र पात्र से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गुजारते हैं, कोई गैस है उसको मान लो मैंने लिया गैस, एक अपन समझते हैं इसको बेसिकली गैस है, गैस को हाई प्रेशर से अपन गुजार रहे हैं, ये कोई सैरेंद्र पात्र है, ऐसे मान लो मैंने अज्यूम किया कि ये कोई सैरेंद्र पात्र है, जिसको मैं लिख रहा हूं सैरेंद्र पात्र है, और गैस है उसको उच्च दाब, यहाँ पे गैस का प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है, उच्च दाब का मतलब हाई प्रेशर, और उच्च दाब से इस सैरेंद्र पात्र से होते हुए गैस को गुजारते हैं निम्न दाब की ओर। जैसे इससे गुजरती हुई गैस आती है लो प्रेशर, या है लो प्रेशर, निम्न दाब, जिसको अपन बोलते हैं निम्न दाब। तो गैस के अणु को जब उच्च दाब से सैरेंद्र पात्र से होते हुए निम्न दाब की ओर गुजारा जाता है तो गैस के ताप में कमी होती है, या जिस पात्र में अपन ले रहे हैं उसके तापमान में क्या हो रही है, कमी होती है। और तापमान में ये कमी क्यों होती है, जैसे गुजारेंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी, तापमान कम हो जाता है, ताप कम होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, लो हो जाता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर इस प्रकार से कम होना, इसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गुजारा जाता है तो उसके तापमान में कमी आती है, और तापमान में ये कमी क्या कहलाती है, कूलिंग इफेक्ट कहलाती है। इसको कूलिंग इफेक्ट कहते हैं, तापमान में ये कमी कूलिंग इफेक्ट कहलाती है। कूलिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, तापमान में इस प्रकार से कमी आना कूलिंग इफेक्ट। अब ये तापमान में कमी क्यों आई, ये मेन इंपॉर्टेंट बात कि गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही है तो इसके ताप में कमी क्यों हुई, क्योंकि गैस के अणु पहले हाई प्रेशर में थे, इसका मतलब पास पास थे, कंप्रेस्ड थे, दबे हुए थे गैस के अणु,
और जैसे अपने लो प्रेशर में लेके जा रहे हैं, निम्न दाब की ओर ले जा रहे हैं उनको, तो गैस के अणु दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। और गैस के अणु जब एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, बिखरते हैं, तो गैस के अणु के द्वारा अंतराणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। भाई गैस के अणु के मध्य कौन सा बल लगता है? अंतर आणविक आकर्षण, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, या अपन बोले इंटरमोलिकुलर फोर्स। अलग अलग अणु है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल। अब गैस के अणु कंप्रेस किए हुए हैं तो पास पास में, तो अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है। और जैसे अपने गैस के अणु को निम्न दाब की ओर लेके गए तो अणु दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो अंतर आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध गैस के अणु को कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लो गैस के अणु दूर दूर जा रहे हैं तो इनके जो अंतर आणविक आकर्षण बल था पहले ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता गया? कम होता गया। तो अंतर आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध गैस के अणु द्वारा कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य किसमें चेंज हो जाएगा? किसको दर्शाएगा? ये किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी को दर्शाएगा। और आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो तापमान में भी क्या होगी? कमी हो जाएगी। और टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, अपन को वहां का टेम्परेचर कम होते ही अपन को कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित होगा। इसका मतलब टेम्परेचर में कमी होगी, ठंडा हो जाएगा एनवायरमेंट। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी तो टेम्परेचर कम होगा, मतलब एनवायरमेंट ठंडा हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को कहते हैं जूल थॉम्सन प्रभाव। जूल थॉम्सन प्रभाव। दोबारा देखो, गैस के अणु को जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कोई सरेंडर पात्र है, जैसे जूल थॉम्सन ने तो क्या लिया था? इस प्रकार का एक पात्र लिया था, ये कोई पात्र लिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया, इसको बंद कर दिया टेप लगा करके, और इसके अंदर इस प्रकार से कोई पाइप डली हुई है और इसको इधर से अपन जोड़ देते हैं यहाँ से, और ये हो जाएगी इस प्रकार से। इधर से अपन प्रेशर लगाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं एक सिलेंडर करंट। अब देखो, जैसे अपन ने हाई प्रेशर लगाया यहाँ से, तो गैस के अणु क्या आएंगे? लो प्रेशर की ओर आएंगे। गैस के अणु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगे और आकर के सिलेंडर पात्र से गुजरेंगे। और जैसे अपन इसको खोलेंगे तो अपन को टेम्परेचर, पहले यहाँ का टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर अपन को प्राप्त होगा। इसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट, जूल थॉम्सन प्रभाव। यही समझाता है। अब टेम्परेचर में कमी क्यों होती है वो बता दिया मैंने कि गैस के अणु पहले पास पास में थे तो अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा था। जैसे दूर दूर हुए, अंतर आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो टेम्परेचर में भी कमी होगी तो कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। इसलिए इसको कहते हैं जूल थॉम्सन प्रभाव। अब लिक्विफिकेशन के क्या है? ये तो जूल थॉम्सन इफेक्ट हुआ। लिक्विफिकेशन के अलग अलग थ्योरीज हैं जिनका अपन ने अभी एक थ्योरी पढ़ी कि जूल थॉम्सन प्रभाव भी क्या होता है। पहले मान लो प्रेशराइज थी, जैसे जैसे गैस के अणु दूर हुए, अपन देखते हैं कि अपने एक जनरल अपने एक उदाहरण की बात करें कि घरों में जो गैस का सिलेंडर होता है और गैस के सिलेंडर से जैसे ही अपन ने इसको गैस को ओपन करते हैं तो जैसे ही गैस निकल के आती है सिलेंडर से तो वो कुछ मात्रा में ठंडी गैस निकल के आती है, एक तरह से कूल गैस निकल के बाहर आती है। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशराइज्ड है, तो अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है। और जैसे अपन बर्नर से इसको गैस को बाहर निकालेंगे तो प्रेशर कम होगा, एनवायरमेंट आएंगे तो गैस के अणु दूर दूर जाएंगे। तो गैस के अणु दूर दूर जाएंगे तो अणुओं के अंतर आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध अणु को कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने पड़ने ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ऊर्जा खर्च होगी तो अणु ठंडे हो जाएंगे। तो गैस के अणु अपन को कैसे प्रतीत होते हैं? ठंडे प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार अपन जूल थॉम्सन प्रभाव को समझ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।